नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। इस शो में हम सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा करते हैं। किसी कानून को बदलने की बात हो या कोई नया रूल रेगुलेशन लाना, उसका असर आप पर, आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंपनियों के गड़बड़ झाले की बात हो या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड की, देश के केंद्रीय बैंक की बात हो या देश विदेश की इकोनॉमीज की, सभी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आरबीआई ने लगातार 3 बार रेट कट करने के बाद आम लोगों को झटका दिया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगस्त पॉलिसी मीटिंग में रेट कट करने की जगह उसमें कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव न करने के क्या कारण थे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे यूपीआई पेमेंट्स की। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यूपीआई पेमेंट्स को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या कहा आरबीआई गवर्नर ने, उनके बयान का क्या मतलब है, आसान भाषा में इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे जनधन खातों की, री केवाईसी की और आरबीआई के कंज्यूमर सेंट्रिक फैसलों की। असल में पिछले कुछ महीनों से आरबीआई लगातार आम आदमी के लिए केवाईसी नॉर्म्स को फ्लेक्सिबल बनाने में लगा हुआ है। चाहे वो वीडियो केवाईसी हो, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से केवाईसी कराना हो या डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का बर्डन कम करना हो। अब इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए आरबीआई ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। क्या है ये फैसले, इसका असर हमारे और आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा, जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। आपका और हमारा कर्ज अभी और सस्ता नहीं होगा। आज आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, इसे 5.5% पर जस का तस रखा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों में स्थिर जो है उसके रखने के पक्ष में थे और सभी के सर्वसहमति से यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा नीतिगत रुख को न्यूट्रल बनाए रखा गया। प्रवीण सर, रेपो रेट में बदलाव न करने के क्या कारण है? क्या महंगाई में कमी होने के कारण रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, या खाने पीने की चीजों के दाम गिरे हैं, वो भी एक बड़ी वजह है? सर, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर कि एमपीसी के जो मिनट्स जारी किए गए हैं या जो बातें सामने आई हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो आरबीआई की 2 दिन से मीटिंग जारी थी 4 और 5 तारीख की, और उसके बाद आज 6 तारीख को उसका फैसला आया, तो उसमें सबसे बड़ी बात तो वही है जो आपने बताई कि रेट कट पहली बात नहीं हुआ। अब रेट कट नहीं होना था, ये बात हम अपने मनी सेंट्रल में हम भी डिस्कस कर चुके थे, और इस बात का पूरा एक तरह से अंदाज़ा लग रहा था कि जिस तरह के हालात हैं दुनिया भर में, उसमें आरबीआई के पास इस बात की गुंजाइश कम ही है कि वो रेट कट करे। यानी लेग रूम नहीं था? लेग रूम तो था। देखिए, जो आप एक बात कह रहे हैं कि महंगाई कम होना, जी, महंगाई कम थी, फैक्टर थे रेट कट करने की, लेकिन रेट कट करने की वजह नहीं थी आरबीआई के पास। अब उसको समझ लेते हैं कि आखिर मसला क्या है। महंगाई आरबीआई की जो उम्मीद है या सरकार की जो उम्मीद है उससे भी कम है। 2.1% पे जून का नंबर है, और फिर आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन दिए हैं पूरे उसके, वो भी आरबीआई को, सरकार दोनों को कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आता है। जी, जो फूड इन्फ्लेशन है, जो 50% हिस्सा एक तरह से रखता है सीपीआई में, वहाँ पे भी सबसे बड़ी राहत है। चाहे सब्जियों के दाम हो, चाहे बाकी कमोडिटीज़ के दाम हो, वो खाने पीने की चीज़ें वो सब सस्ती हैं और वहाँ पे भी गुंजाइश है। जी, इसके बावजूद आरबीआई ने, और असल में होता यही है कि आरबीआई एक महंगाई और दूसरा ग्रोथ, इन 2 चीज़ों को देख के बेसिकली आरबीआई के जो रेट कट करने के जो पैरामीटर हैं, उसमें सबसे 2 इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 हो गया आपका महंगाई और नंबर 2 हो गया ग्रोथ। जी, अब ग्रोथ का जो नंबर है उस पे आरबीआई की जो कमेंट्री आज जो गवर्नर साहब की कमेंट्री आई, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 6.5% ग्रोथ हम इस साल रहने को लेके, जो पिछला उनका था जून का बयान था, उसी पे आरबीआई अभी भी कायम है कि 6.5%। हाँ, तो ग्रोथ में, और मैं पूरी की पूरी जो पॉलिसी है आज की, उसमें सबसे बड़ी बात ये मानता हूं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अनिश्चित इस वक्त का जो माहौल है, ऐसे वक्त पे भी अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर ये कह रहे हैं कि 6.5% की आपकी ग्रोथ रहेगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जी, एक बात। दूसरी बात ये कि ये बताता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी रेजिलिएंट है। और तीसरी बड़ी बात वो इससे ये निकलती है, जो आपने सवाल किया कि आखिर क्यों नहीं रेट कट किया, तो बड़ा मसला ये है कि महंगाई कम थी, उसके बावजूद जो ग्रोथ है, ग्रोथ पे आरबीआई को ये लगा कि 6.5% की ग्रोथ ये फिलहाल
एक ऐसी ग्रोथ है जो इकोनॉमी के लिए पर्याप्त है। ऐसे अनिश्चित माहौल में आप मजबूत ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। आगे के हालात किस तरह की शक्ल लेते हैं तब, जबकि ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अगले 24 घंटे के भीतर वो भारत पर एक तगड़ा टैरिफ फिर से लगाने वाले हैं 25% के टैरिफ के बाद, क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है। तो ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा फिक्र अभी आरबीआई को लग नहीं रही। पिछली जब मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी तब आरबीआई गवर्नर का एक बड़ा बयान था जी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे ग्रोथ को मोमेंटम देने के लिए, उतना आरबीआई अपनी तरफ से सारे तीर चला चुका है एक तरह से, क्योंकि सीआरआर का 100% का कट किया था और रेपो रेट में 50 बीपीएस का कट किया था। तो दो बहुत बड़े फैसले थे जून की एमपीसी में। अब आरबीआई ग्रोथ को तब पुश करेगा जबकि देश की इकोनॉमी में वाकई किसी बड़े स्लो डाउन के संकेत दिखाई देने लगेंगे। विशाल, स्लो डाउन की आपने बात की सर, इसी बीच में ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स को मैं शामिल करना चाहता हूं। लगातार हम लोग कुछ दिन पहले भी मनी सेंट्रल में हम लोग चर्चा करते आए हैं। मूडीज की रिपोर्ट है, कह रहा है कि जिस तरह से अनसर्टेनिटी अपने चरम पर है और खासकर इंडिया यूएस रिलेशंस को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि अभी इन दोनों के बीच में ट्रेड डील होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके वजह से जो चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जीडीपी में कुछ गिरावट आ सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये हो सकता है कि गिरावट आए, जिस तरह की जो पूरा माहौल है उसमें आ सकता है। और गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने 2025 कैलेंडर ईयर के लिए भारत की ग्रोथ को 6.5% रखा है, 0.1% का उसमें रिडक्शन किया, नेक्स्ट ईयर के लिए 0.2% की कटौती की है सर। लेकिन आप इस बात को इस चीज़ से समझिए कि जब दुनिया की बाकी इकोनॉमीज़ या ग्लोबल इकोनॉमी अगर हम एवरेज देखें तो वो 3.2% के आसपास भी बढ़ने में उनको मुश्किल है, वैसे वक्त पर अगर आप 6.5% की ग्रोथ को टारगेट लेकर चल रहे हैं और ये मान रहे हैं कि 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ के बावजूद, जो कि बेस टैरिफ के ऊपर 25% का टैरिफ है, उसके बावजूद अगर आप 6.5% की ग्रोथ निकाल ले जा रहे हैं तो वो कमज़ोर ग्रोथ नहीं है जी। अब प्रवीण सर, अब आते हैं महंगाई वाले मुद्दे पर। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए महंगाई का जो अनुमान है प्रवीण सर, उसको 3.7 से घटाकर 3.1 किया। ये जो 0.6% का जो उन्होंने जो कम किया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है इस वक्त और पूरे देश के लिए वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो है मॉनसून। मॉनसून की जिस तरह की रफ्तार रही है, जिस तरह का मॉनसून का ऑनसेट है पूरे देश में फैला है, उसने पूरी खरीफ फसलों के प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा बेस तैयार किया है। और यही जो मॉइस्चर है ये आपको रबी की जब फसलें आएंगी अगले साल तब उसमें भी आपको मददगार साबित होगा। एक चीज़, पिछले साल का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी बम्पर प्रोडक्शन रहा, अच्छा प्रोडक्शन रहा, और उसकी वजह से इस पूरे साल यानी पिछले साल के आखिर से ही हम देख रहे हैं कि जो महंगाई है उसको कम रखने में मदद मिली। आरबीआई के लिए और सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी राहत अगर है कहीं से तो वो अच्छा मॉनसून विशाल बना हुआ है। प्रवीण सर, कुछ चिंताएं हैं, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक तो है कि कहा गया, और देखिए एक चीज़ और आपको बताऊं, जो 3.7% की एवरेज जो महंगाई की दर थी सीपीआई इस साल के लिए, उसको घटा के 3.1% किया है। इससे आप एक चीज़ और समझ के चलिए कि आरबीआई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। आरबीआई चाहता तो 0.25% या 25 बीपीएस की कटौती अभी कर सकता था जी। लेकिन आरबीआई दरअसल पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखना चाहता है। टैरिफ एक्चुअल कितने निकल के आ रहे हैं, अमेरिका एक बार अपने पूरे टैरिफ का ऐलान कर ले, अगले 2-3 महीने में यह भी तय हो जाएगा कि क्या भारत की अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हो भी रही है या नहीं हो रही। एग्री प्रोडक्ट्स पे जो कि सबसे ज़्यादा जिन पर नज़र है, या डेयरी प्रोडक्ट्स पे, वहाँ पे भारत कितना टैरिफ देने को तैयार है। जब एक वो समरी आ जाएगी उसके बाद आरबीआई के पास एक मौका होगा कि अब क्या कोर्स करेक्शन करना है। आरबीआई ये नहीं चाहता कि अभी हम 25 बीपीएस की कटौती करते हैं और अगली मॉनेटरी पॉलिसी में आपको 25 बीपीएस का फिर
रेस करना पड़े। जी सर, ये तो वही बात होगी ना जो हम लोग मनी सेंट्रल में चर्चा भी करते रहते हैं कि जिस तरह से यूएस के सिनेरियो में देखें, वहां के भी जो जेरोम पॉवेल साहब है वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को या अमेरिकन इकोनॉमीज को कि देखिए भाई, यहाँ जो टैरिफ की वजह से जो वहाँ की इकोनॉमी पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसका आकलन करेंगे तभी रेट कट करेंगे। तो क्या वही वाला मामला यहाँ भी आ गया क्या कि जिस तरह से जो टैरिफ अनसर्टेनिटीज को लेकर जो बात कही जा रही है, तो आरबीआई गवर्नर भी करें कि रुक जाइए, अभी वेट एंड वॉच करते हैं इसका क्या इंपैक्ट होगा, तभी आगे का कोर्स। एग्जैक्टली देखिए, फरवरी में जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टैंस था वो था न्यूट्रल। फरवरी से अप्रैल की पॉलिसी में उसको किया गया एकोमोडेटिव, और एकोमोडेटिव से जून में फिर से एकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया गया। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी में ही आप एकोमोडेटिव से न्यूट्रल हुए, और वो चीज़ भी आरबीआई को समझ में आई। इसी वजह से जो स्टैंस है उसको भी न्यूट्रल रखा गया है। आरबीआई अभी अपने जो तरकश के तीर हैं उनको होल्ड करके रखे हुए कि आने वाले वक्त में इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। इस बीच सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे पहले कहा जा रहा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स करते हुए नजर आएंगे, इंडिया यूएस के बीच सबसे पहले डील हो जाएगी, और अब देखिए कि वास्तु स्थिति कुछ अलग, वो कहानी बिल्कुल पलट गई 360 डिग्री पूरी कहानी चेंज हो गई। जितना कंफर्टेबल या जितना ये लग रहा था कि भारत उन देशों में शामिल होगा जिनके साथ अमेरिका की सबसे पहले डील होगी, और अब ये लग रहा है कि भारत उन देशों में शामिल होगा जिनकी अमेरिका के साथ शायद सबसे खराब डील होने वाली है। जी आप समझिए, जो बात चीन के साथ हुई, दरअसल वैसा अमेरिका भारत के साथ कर रहा है। 145%, कभी पहले 110%, फिर 130%, फिर 145%, जिस तरह से वो बढ़ाते गए उसको सर, और बाद में फिर लाके किया कि चलो 30% करते हैं। सेम कहानी अब वो भारत के साथ हो रही है कि पहले 10% का जो बेसलाइन टैरिफ की बात आ रही थी। सर कहा जा रहा है कि अब आप अगर रूस से तेल खरीद रहे हैं तो 100 क्या 500% हम टैरिफ भी लगाते हुए नजर आएंगे। अब सर इसी पिक्चर में ट्रंप साहब को भी ले ही आते हैं। कहा जा रहा है सर कि कल ही उनका दिमाग जो है थोड़ा सा अलर्ट पड़ता हुआ नजर आया, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब फार्मा प्रोडक्ट्स पर भी हम 250% टैरिफ लगाएंगे। सेमीकंडक्टर्स, चिप्स पर भी कहा जा रहा है कि अब टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। क्या इनके अंदर खाने में क्या बातें चल रही हैं सर, क्या ये करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ट्रंप जो है डराना ज़्यादा चाहते हैं एक्चुअल जब चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि अब उनका बयान ये भी आया है कि हम बातचीत कर रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं। भारत के साथ भी जो बातचीत है उसको लेके भी जो सोर्सेस के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में बैक चैनल से भी बातचीत चल रही ताकि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब ना हो। भारत ने भी कल बयान दिया था, अपने एक सख्त बयान के बाद कल भारत की तरफ से एक बात आई कि हम अभी भी ट्रैक पर हैं, दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी जारी है। जी, तो ट्रंप किस तरह का रुख लेंगे ये देखना होगा कि डील हो सकता है वो ये चाहते हो कि भारत अपना रुख को और नरम करे, लेकिन भारत भी अपने सख्त रवैये पर इस वक्त बना। एक लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे सर इस मुद्दे पर, व्हाट अबाउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जिस तरह से जो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर जो चिंताएं बनी हुई हैं इकोनॉमीज में, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, ये एक थोड़ा मसला है क्योंकि प्राइवेट जो कैपेक्स है वो भी फंसा हुआ है, और बैंकों के सामने मुश्किल ये है कि क्रेडिट ग्रोथ तमाम कोशिशों का मतलब ये है कि 100 बेसिस पॉइंट का जो ब्याज दरों की कटौती है पूरे ओवरऑल सेक्टर के लिए, उसके बावजूद न तो कारोबारी सेक्टर उस पैमाने पर कर्ज उठा रहे हैं और ना दूसरे सेगमेंट से कर्ज का जो क्रेडिट ऑप्टिक है वो वैसा दिखाई दे रहा है। सिंगल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ का होना वो थोड़ी परेशानी की वजह है। केपेक्स की जहाँ तक बात है तो एक बड़ा मसला जो आ रहा है वो एआई की वजह से जॉब्स का जाना जो है वो एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जी सर, माफ़ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी इकरा के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं आप, ओबराय साहब से। उनसे भी मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्या जिस तरह से लास्ट जो एमपीसी में आरबीआई ने कहा कि 0.5% का जो मैंने रेट कट किया उससे सिस्टम में लिक्विडिटी जो है या सीआरआर जो कट किया सर 100 बीपीएस का, उससे सिस्टम में जो लिक्विडिटी है 2.5 लाख करोड़ के आसपास आती हुई दिखेगी। ओवरऑल अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 9 से 10 लाख करोड़ की लिक्विडिटी ऑलरेडी सरप्लस में है। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस वजह से रेट कट ना किया गया हो? नहीं, हाँ, सिस्टम में लिक्विडिटी है। अभी जो स्थितियाँ हैं वो अभी स्थितियाँ देखिए, आरबीआई ने जब रेट कट किए थे या शुरुआत की इस साल फरवरी से, तो उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था देश में स्लो डाउन जिस तरह का दिख रहा था या जिस तरह से ग्रोथ हैम्पर होती हुई दिखाई दे रही थी, उससे देश को आगे निकालना था। और उसी वजह से लगातार 3 मॉनेटरी पॉलिसी में 25-25 बीपीएस 2 बार और फिर 50 बीपीएस एक झटके में करके 100 बीपीएस की कटौती हुई।
जो ब्याज दरें हैं वो तकरीबन अपने लोएस्ट लेवल के करीब हैं, उतनी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कम है। महंगाई जो है वो भी अपने आप समझिए कि बहुत लंबे 5-6 साल के लो लेवल पे लगातार महंगाई बनी हुई है। आरबीआई के हिसाब से इकोनॉमी अभी कंफर्टेबल सिचुएशन में दिखाई दे रही है अनिश्चितताओं के दौर के बावजूद। चलिए तो इसलिए आरबीआई अभी, जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि आरबीआई अपने जो कार्ड्स को अभी संभाल कर हाथ में रखे हुए है, वो जब देखेगा कि पूरा माहौल एक बार स्टेबलाइज होगा, उसके बाद जब नतीजे निकलने शुरू होंगे तब आरबीआई अपने अगले कदम उठाएगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग जमकर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। सब्जी की दुकान से लेकर मॉल के आउटलेट तक नजर आने वाले क्यूआर कोड ये बताने के लिए काफी है कि भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति ने क्या कमाल किया। लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर लोगों के मन में अब एक सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें इसके लिए कोई चार्ज तो नहीं देना होगा, क्योंकि हाल ही में सर ये खबर आई कि आईसीआईसीआई बैंक ने प्रोसेसिंग फीस लेना शुरू कर दिया। इसी को लेकर आज रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब से एक सवाल पूछा गया सर, और उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि यूपीआई हमेशा मुफ्त रहेगा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इसमें एक लागत है यानी कॉस्ट है और वो किसी ना किसी को चुकानी ही होगी। प्रवीण सर, कैसे देखा जाए इनके स्टेटमेंट को, और क्या आने वाले समय में यूपीआई फ्री नहीं रहेगा क्या? नहीं, ये जो कहानी है ये बार बार आती रहती है। कभी एमडीआर को लेके आती रहती है, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है उसको लेके आती रहती है कि अब साहब लगेगा आप पे। ये है क्या सर, पहले ये समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। वही जो फीस है, एक तरह का जो डिस्काउंट मिलता है उसको अब खत्म कर दिया जाएगा और फिर आप पे एक तरह का चार्ज लगने लगेगा फॉर एवरी यूपीआई पेमेंट जो आप करते हैं उस पर। चलिए, इसको लेके पूरी की पूरी जो चर्चा है वो काफ़ी टाइम से चल रही। सरकार बार बार बयान देती कि हम नहीं लेने जा रहे, हम यूपीआई पे किसी तरह का भी चार्ज नहीं लगेगा। 2000 तक के पेमेंट की बात आती कि उस पर क्या चार्ज लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो फिर आरबीआई गवर्नर ये क्यों कहते हैं? बिल्कुल, सरकार इस बात को बार बार साफ करती है क्योंकि यूपीआई जो पेमेंट है उसकी तादाद और उसका जो वॉल्यूम है जी, वो दोनों बड़े पैमाने पर बढ़े हैं जी। अब आरबीआई और सरकार दोनों ही इस बात को भी मानते हैं कि यूपीआई को चलाने में बैंकों का और सरकार का या एनपीसीआई का एक कॉस्ट उसमें आती है। और ये बात जग जाहिर है कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर किसी पेमेंट गेटवे को या पेमेंट फैसिलिटेशन को आप देते हैं तो उसका एक खर्चा है। वो खर्चा वसूला कैसे जाएगा, इसको लेके बार बार सवाल उठते हैं। वहीं से फिर मामला आता है कि साहब ये यूजर्स पे डालना है। आज आरबीआई गवर्नर ने इस बारे में अपना बयान दिया है कि ये हमेशा, अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीआई फ्री रहने वाला है तो ये यूपीआई फ्री हमेशा नहीं रहेगा। किसी ना किसी को इसकी कॉस्ट को उठाना पड़ेगा ताकि ये सीमलेस, इतना बड़ा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है सरकार ने, उसका कहीं ना कहीं से खर्चा निकले। बैंक भी लगातार कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर खर्चा आता और लेकिन हम किसी से वसूल नहीं पा रहे इसको। तो इसका खर्च कहीं ना कहीं जाएगा। और आईसीआईसीआई पहला बैंक बना जिसने प्रोसेसिंग चार्ज को लगा दिया पेमेंट एग्रीगेटर्स के उस पर। तो भले वो 100 रुपये पे 0.02 रुपी पर 100 रुपी है, लेकिन एक तरह से यूपीआई पे चार्ज लगने की अब शुरुआत हो गई। और आम लोगों के लिए भले कर्ज सस्ता ना हुआ हो, लेकिन उनके पेमेंट पे का महंगा होना, ये अब तकरीबन आप तय मानिए कि अगले 6 महीने 8 महीने के भीतर कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते जहां से धीरे से या छोटी सी रकम आपके हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लाद दी जाए। जी, आप प्रवीण सर आंकड़े बता रहे हैं कि रोजाना जो है 60 करोड़ से अधिक जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इनका एक और स्टेटमेंट है सर जो उसको भी मैं डिकोड करना चाह रहा हूं आपसे। ये कह रहे हैं कि सरकार जो है उस पर सब्सिडी दे रही है, तब ये जो है यूपीआई सिस्टम आपका चल रहा है। ये वाला मामला क्या है सर? वो सब्सिडी यही है, वो सब्सिडी इसी मायने में है कि अगर जो यूपीआई का जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको चलाने की उसकी बैंकों का जो खर्चा आ रहा है, उसका जो पेमेंट है वो एक तरह से सरकार वहन कर रही है, और उसको अगर सब्सिडी को हटा दिया जाएगा तो वो चार्ज सीधा सीधा बैंक चार्ज करना शुरू कर देंगे यूजर से, मेरे आपके जैसे लोग से जो 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 यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो सर फॉर द सेक ऑफ डिजिटलाइजेशन ये सरकार सब्सिडी दे रही है ना, तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए इस पर चार्ज लगना शुरू हो जाए यूपीआई पर, तो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर द व्यूअर्स? नहीं देखिए, आप क्या फिर हम लोग कैश पर लौटेंगे? कैश पर लोग लौट सकते हैं अगर चार्जेस ज़्यादा हुए। अगर डिजिटलाइजेशन का क्या होगा सर? अगर बहुत मिनिमम चार्ज हुआ तो लोग
कैश पर नहीं लौटेंगे। अगर ज़्यादा चार्ज हो, देखिए कैश भी आप निकालेंगे तो एटीएम से निकालेंगे, और एक लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने के चार्जेबल भी है और चार्जेस बढ़े भी हैं। तो बैंकों ने हर तरह से चार्ज बढ़ाई है आपके ऊपर से। अरे सर, चाहे नई चेकबुक हो, चाहे नई चेकबुक हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ज़्यादा चार्जेस अब पे करने पड़ते हैं। और वो अब किस्सा यूपीआई पर आता हुआ या डिजिटल पेमेंट पे आता हुआ दिखाई दे रहा। आपके लिए फ्री अब कुछ नहीं रहने वाला है जी। तो ये जो डिजिटाइजेशन की जो मुहिम थी, सरकार जो चाहती थी कि एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और उसमें लोग जुड़े भी, चाहे रेहड़ी वाला हो, पटरी वाला हो। देखिए बहुत सारी जगहों पे इस तरह के मामले आए, खासतौर पे मैं कर्नाटक की बात करूंगा, जहाँ पे दुकानदारों ने पेमेंट लेना बंद कर दिया यूपीआई, क्योंकि उनको टैक्स के नोटिस आने शुरू हुए। अच्छा। बाद में हमने उस पर एक स्टोरी भी की है, जिसमें कि फिर उन्होंने बताया कि नहीं, अब सारे मामले सुलझ गए हैं। जो कर्नाटक के ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे बात हुई थी। लेकिन ये चीज़ें अब 20 लाख से ऊपर ज़्यादा है तो जीएसटी के नोटिस पहुंचने चालू हो रहे हैं। तो वो एक जो मसला है ना, वो यूपीआई के चार्जेस को लेके अब वो कहानी कहीं ना कहीं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि लोगों को इस पर पेमेंट करना पड़े। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक कस्टमर्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। अब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को बैंक खाते या लॉकर से जुड़े कामों के लिए पहले जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई अब मृतक कस्टमर्स के बैंक खातों और लॉकर्स में रखे सामान के दावों को निपटाने की प्रक्रिया को आसान और एक समान करने जा रहा है। प्रवीण सर, क्या सेफ डिपॉजिट लॉकर्स का क्लेम सेटलमेंट जो है या सिस्टम कहिए, वो अब आसान हो जाएगा? क्या है ये पूरा मामला, इसको भी समझाइए सर। नहीं, लॉकर को देखिए, चाहे लॉकर हो या जो अनक्लेम्ड अमाउंट हो 67,000 करोड़ के आसपास, या फिर आप चले जाइए जो लोग, मान लीजिए किसी फैमिली में किसी की मौत हो गई है, गुजर गया है कोई शख्स, और अब उसके खाते का निपटारा होगा कैसे, उसके खाते में पड़ा पैसा वो उसकी फैमिली को बिना हैसल के कैसे मिलेगा। कहा जाता है सर कि क्लेम लेने में बहुत दिक्कतें होती है, कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, और हर बैंक्स के अलग अलग नियम है और उन बैंकों के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस भी हैं, तो कहा जाता है कि समझ में नहीं आता है कि कैसे पैसा निकालें। तो ये लॉकर से लेके और ये जो मृत लोगों के खातों को आप पैसा पाने वाला जो मामला है उनके परिवारों का, इसको लेके और लंबे वक्त से ये मतलब पूरा का पूरा मामला चला आ रहा है। आज गवर्नर ने, जो आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने आज इस बात को साफ किया कि अब हम एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो प्रोसेस लेकर आने वाले हैं, यानी एक तयशुदा मानक होंगे जिसके तहत मान लीजिए कोई किसी फैमिली में किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसके खाते को निकालने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सब बैंकों में एक जैसी होगी जी। कोई बैंक अलग कागज मांग रहा है, कोई बैंक कह रहा नहीं इससे काम नहीं चलेगा, अब आप वो कागज लेके आओ। तो परिवार के लोगों के लिए भाग दौड़, लगातार बैंकों के चक्कर लगा पाना, और खासतौर पर ऐसे वक्त पे जबकि सारी की सारी बैंकिंग प्रोसेस जो है वो अब डिजिटाइज हो गई हैं, ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, मोबाइल बैंकिंग के जरिए हो जाती है। लेकिन सर फिर भी देश का एक तबका ऐसा है जिसको अभी भी उतनी नॉलेज नहीं है। जैसे मान लीजिए एक आदमी मृत हो जा रहा है, मर जा रहा है सर, लेकिन उसके पहले भी एक नियम है कि भाई आप अपना नॉमिनी बता दीजिए, नॉमिनी बता कर जाइए, नॉमिनी को मतलब लिखवा दीजिए बैंक में, तो आप कुछ होता है तो आपको आपकी जो नॉमिनी उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है भाई इस एफडी चाहे नॉमिनी हो या नॉमिनी नहीं है तो बाकी की प्रोसेस हो। मान लीजिए किसी ने नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया, वही तो, लेकिन नॉमिनी का अपॉइंट करना भी उसका वारिस हो जाना नहीं होता है, ये भी चीज आप समझ लीजिए कानूनी संदर्भ में। तो वास्तविक तौर पर पैसा कैसे मिलेगा किसी फैमिली को, ये इसके नियम अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग बने हुए हैं, और रिजर्व बैंक अब उन सबको स्ट्रीमलाइन करके एक तरह के नियम लेके आना चाहता है। और ये चीज़ आप समझिए कि केवल और केवल खातों में पड़ी हुई रकम का मामला नहीं है, ये लॉकर जो बैंक लॉकर है उसमें बड़ी समस्याएं होती हैं। अपना लॉकर एक्सेस करना, या मान लीजिए किसी परिवार में किसी शख्स की मौत हो गई, अब उसका लॉकर कौन एक्सेस करेगा, कैसे फैमिली उसको एक्सेस कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको स्ट्रीमलाइन करने की या कस्टमर सेंट्रिक जो इनिशिएटिव हैं वो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज उनमें बहुत ज़्यादा राहत देने की एक बात कही है। अब प्रवीण सर कस्टमर सेंट्रिक की बात कर रहे हैं तो जनधन अकाउंट वाला भी मामला आपसे समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि 10 साल पूरे हो चुके हैं जनधन अकाउंट वाला मामला, तो अब री-केवाईसी करने को लेकर भी बहुत लफड़ा होता था, उसको भी स्ट्रीमलाइन करने की प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश की जा रही है। वो वाला मामला क्या है सर, वो भी आप समझा दीजिए। बिल्कुल, उसमें रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये कहा है कि जो सब पंचायतें हैं वहाँ पे कैंप लगेंगे, स्पेशल ड्राइव लगेगी, जहाँ आप जाकर अपने जो
डॉक्यूमेंट देकर अपने खातों की केवाईसी दोबारा से करा पाएंगे। री केवाईसी होता क्या है सर? पहले आप री केवाईसी मतलब 10-12 साल हो गए अब आपके, और अब आपके जो खाते पे अब ये लग रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट आपके, मान लीजिए पता, नाम या बाकी चीजें वो सब वही हैं, मोबाइल नंबर, आधार, वो सब चीजें वही हैं, या उनमें कोई बदलाव है तो आप एक बार बैंक आकर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट कीजिए, फिर से वो दर्ज होंगे और उसके बाद आपका खाता फिर से चलता रहेगा। तो वो एक केवाईसी की प्रक्रिया वो ड्यू है, और उस वजह से ये भी बार बार बात आ रही थी कि जो डीबीटी है या जो बहुत सारे जो सरकार की तरफ से सीधा पैसा खातों में आता है, उसके भी अटकने की संभावनाएं या आशंका बढ़ गई थी, चाहे किसान सम्मान निधि का भी मामला क्यों ना हो। तो अब वो री केवाईसी होगी कैसे? बहुत सारे परिवारों के सामने परेशानी हो गई कि अब हम कहाँ बैंकों के चक्कर लगाएं जी। तो आज गवर्नर साहब ने ये कहा है कि आप जो पंचायतें हैं वहां पे ही कैंप लगेंगे इसके, खासतौर पे देखिए जनधन खाते हैं तो किसान गांव देहात का मामला ज़्यादा बड़ा है, तो आप वहां जाएं, वहां जाकर अपने केवाईसी वहां के वहीं पे करा सकते हैं, आपको बैंकों के और इधर उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी जी। तो यानी ये एक गांव देहात की जो बड़ी आबादी है उसको 55 करोड़ के लगभग खाते हैं सर। और सर बहुत डर था कि ये खाते इनऑपरेटिव हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं, इस वजह से उस शंका को दूर करने की कोशिश। इस जो समस्या थी इसको सरकार के लिए भी देखिए बड़ा चैलेंज हो जाता अगर बड़े पैमाने पे खाते इनऑपरेटिव हो जाते और खबरें उस तरह की आती कि साहब आप 55 करोड़ खातों की खोलने की तो बात कर रहे हो, लेकिन उसमें ज़्यादातर खाते इनऑपरेटिव हो गए, बंद हो गए। तो सरकार को जनधन की जो सक्सेस है, और बेसिकली वो मैसिव सक्सेस है, देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी लाने के लिए जो सरकार का एक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा था, उसमें जो 2015 में 15 अगस्त को जो सरकार ने शुरू किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैम ट्रिनिटी नाम था सर, जनधन, आधार और मोबाइल। तो वो उसकी सफलता भी इसी पे टिकी हुई है कि आपके जितने ये 55 करोड़ खाते हैं ये चलते रहें, इनमें पैसा आता रहे, लोग इसमें ट्रांजैक्शन करते रहें जी। और इसीलिए आरबीआई ने अब इसकी व्यवस्था शुरू की है कि आप कहीं पे भी अपने जो कैंप लगेंगे, स्पेशल ड्राइव होगी, वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपना खाता फिर से आप रिवाइव करा सकते हैं जी। तो यानी सर अब उम्मीद करें कि जिस तरह से जो अनक्लेम्ड पैसा है 67,000 करोड़ के आसपास या हजारों करोड़ के आसपास, उसमें उस संख्या में कमी आएगी। बिल्कुल कमी आएगी। इनऑपरेटिव खाते जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पे कम होंगे क्योंकि बहुत सारे केवाईसी के अभाव में इनऑपरेटिव हो गए खाते जी। तो चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।